देखना यह है कि ये जंग होती है या जंग रुकती है, और जंग तभी रुक सकती है जब हालात सुधरें। सवाल यह कि आगे होने क्या जा रहा है, क्योंकि जो कुछ होगा अगर बुरा होगा तो हम और आप उसकी आंच से बच नहीं सकते, दुनिया नहीं बच सकती उसके आंच। और आज इत्तेफाक से एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो जनवरी के पहले हफ्ते में तेहरान में थे, वहाँ के बड़े बड़े पत्रकारों से बात हो रही थी, उन पत्रकारों से बात हो रही थी जो वहाँ की मिलिट्री समझते हैं, खामनाई के पूरे निज़ाम को समझते हैं। अमरीश मिश्रा इजराइल को भी जानते हैं, अमेरिका के इनसाइड भी रखते हैं। इनको सुनिए, सहज हिंदी बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं, और जो बातें ये कह रहे हैं वो बातें हैं जो हो सकता है मीडिया में आपको सुनाई ना दे। मिश्रा जी, पहले हफ्ते में इस साल के, बल्कि इसी महीने के पहले हफ्ते में आप जब तेहरान में थे, आपकी कई वहाँ पत्रकारों से बातचीत हुई, वहाँ के उन पत्रकारों से बातचीत हुई जो खेमनाई के बहुत अली खामनाई के बहुत करीब हैं, वहाँ के रिजीम के बहुत करीब हैं, और फिर आपने वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से भी बात की, सारे लोगों से बात। ये जो स्पीकर कह रहे हैं, ईरान के सबसे वन ऑफ द टॉप लीडर्स, वहाँ के पार्लियामेंट के स्पीकर जो खामेनेई के क्लोज हैं, उन्होंने कहा है कि हम आहट से पहले, अगर हमें कोई आहट मिलती है अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका हम पर अटैक करने जा रहा है, उससे पहले, उस धमकी से पहले हम मिसाइल फायर कर देंगे, हम फर्स्ट अटैक करेंगे। बहुत ही मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ ईरान के इस एग्रेशन को, वरना ईरान की जो पॉलिसी है वो फर्स्ट अटैक की नहीं है। क्या वाकई ईरान की तैयारी है, घेराबंदी कर रखी है, जितने भी यूएस के जो वहाँ पर बेस हैं, चाहे वो एयर बेस हो या नावल बेस हो, यानी जो जंगी जहाज समंदर में हैं, वो सब पर निशाना साधा जाएगा? मैं समझना चाह रहा था आपसे। देखिए, मैं आपको बहुत संक्षेप में बताता हूं ताकि सब लोग समझ, आसान भाषा में। ईरान की तैयारी जिस स्तर की है, ये अभी मेरे ख्याल से बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और वो तैयारी ऐसी है कि उसमें उन लोगों ने अपने जो मिसाइल इंस्टॉलेशंस है वो पूरे देश में उन्होंने फैला दिए हैं, एक जगह केंद्रित नहीं है। अच्छा, अमेरिका मतलब की मिसाइल बेसिस सिर्फ तेहरान नहीं है, तेहरान में ही नहीं नहीं, है, आसपास नहीं है, चारों तरफ है। चारों तरफ है। और ईरान जो है बड़ा देश है, एक बड़ा देश है, उत्तर प्रदेश के बराबर है समझ लीजिए, मतलब ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश अगर देश होता तो छठा देश आबादी होता जी। सबसे बड़ा, जी मतलब जो उसका क्षेत्रफल है। तो तेहरान में आप सोचिए तो मेरठ से लेके और बलिया तक, आप इस तरह से देखिए, पूरा जी। वेस्ट से लेके ईस्ट, नॉर्थ से लेके साउथ, हर जगह करमनशाह से लेके बुशहर तक, उसके बाद उधर सिस्तान बलूचिस्तान से तेहरान तक पूरा। और जो दो जी। माउंटेन रेंजेस है वहां, वहां दो माउंटेन रेंजेस हैं, जागरोस और अल्बोर्ज। तो वो माउंटेन रेंजेस हैं, वहां उनके पहाड़ों के अंदर मिसाइल्स हैं। ओके। अब ये जो तैयारी है, ये ऐसी तैयारी है कि जो वाकई वो कह रहे हैं वो ऐसे गीदड़ भभकी नहीं है। वो ओके। वो चीज नहीं है कि जैसे इराक में हुआ या अफगानिस्तान में हुआ ना। ये एक अलग ही सिनारियो है और बहुत जी। ही दिल दहला देने वाला सिनारियो है। जी। इसमें जो आज है, जी जी, आज जहां पर स्पीकर ये कह रहे हैं, उधर ट्रम्प का ये कहना है कि हम भाई बातचीत तो करना चाहते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार है अगर ईरान हमसे बातचीत करे, लेकिन बातचीत जल्दी करे, क्योंकि हो सकता है बातचीत से पहले हम हमला कर दें। ये ट्रम्प का आज का स्टेटमेंट है। तो क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार है किसी तरह की, किसी तीसरे देश में, या ईरान का इस वक्त मूड बातचीत का नहीं है, आर पार की लड़ाई की तरफ ईरान बढ़ रहा है? जब से देखिए 12 दिन का युद्ध हुआ है जून 2025 में, उसके बाद से बातचीत के कम से कम 100 से ज्यादा प्रयास हो चुके हैं। और 100 अमेरिका से ने भी ज्यादा। कोशिश की, 100 से ज्यादा ईरान ने भी कहा है। लेकिन यही नहीं तय हो पाया कि बातचीत किस मुद्दे पे हो, क्योंकि ईरान का ये कहना है कि पिछली बार बातचीत के दौरान ही हमला हुआ। और खामनेई और इमाम खामनेई साहब ने इस बात को कहा भी है कि अमेरिका का विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। और जो तीसरा देश जो ओमान, जहां पिछली बार बातचीत हुई थी 12 दिन के युद्ध के पहले, उसने भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए अभी 2-3 महीने पहले कि हम तभी बातचीत अपने यहाँ रखेंगे जब कोई दोनों तरफ से गारंटी हो कि युद्ध नहीं हो। और खास तौर पे अमेरिका की तरफ उनका इशारा था। अब आप देखिए, अब इस तरह के माहौल में
ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने हमसे बातचीत करने के लिए अप्रोच किया है। अब किसने अप्रोच किया है? क्योंकि ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि हम अमेरिका से बातचीत करना चाहते, बल्कि जो बयान अभी आप कह रहे थे गालिबाफ का, वो आया है। और मोहसिन अराकी जो बहुत बड़े वहां के आयतुल्ला हैं, जो फतवा देते हैं, उनका भी बयान आया है कि इमाम खामनेई के खिलाफ अगर कोई पर्सनल हमला होता है तब फिर पूरी दुनिया में जिहाद का ऐलान हो जाएगा। अच्छा, अब आप सोचिए, बहुत बड़ा स्कैरी सिनेरियो ये मतलब वो कह रहे हैं कि अगर अली खामनाई पर, मौलाना अली खामनाई पर हमला होता है तो फिर अरब वर्ल्ड एक हो जाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं, मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज हैं? उनका यही कहना है। उनका ये कहना है कि फिर जो जिहाद का कॉल आएगा, फिर हर मुस्लिम के लिए, यानी जो भी मुस्लिम है उसके लिए लाजिम हो जाएगा कि वो अमेरिका, इजराइल और नेटो यानी वेस्ट की तमाम एम्बेसीज पे हमला, उनके इंडिविजुअल्स पे हमला, व्यक्तियों पे हमला, ये भी लाजिम हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि सेना जो है वो अभी बैरक्स में है और सेना अभी सड़कों पर नहीं आई है? आज क्राउन प्रिंस रजा शाह पहलवी ने, उन्होंने आज कहा है कि ईरान की जो फौज है वो तय कर ले और ईरान के जो सरकारी कर्मचारी वो तय कर लें कि आप जनता के साथ खड़े हैं या आप अली खamenei के साथ खड़े हैं, आप तय कर लीजिए, 48 घंटे का मैं वक्त आपको दे रहा हूँ। ये जो रजा पहलवी हैं, ये क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं कि वहां पर कत्लो गारत हो, फिर अमेरिका हमला करे और जब हमला करे तो वहां से रिजीम हटाई जाए और इनको गद्दी मिल जाए? क्या ये आपको गद्दी का खेल भी लगता है? ये सीधे गति का खेल है। देखिए, अमेरिका जो है वो रजा पहलवी को अभी अपना मुखौटा बनाए हुए हैं कि ये एक विकल्प है। क्योंकि पिछली बार 12 दिन के युद्ध में ये बात आ रही थी कि अमेरिका ने कोई, हालांकि उसमें उस बार भी ये कुछ बोले थे, लेकिन मजबूती से कोई विकल्प नहीं पेश किया था। अब अमेरिका को ये लग रहा है हम विकल्प पेश कर रहे हैं। और जो इन्होंने ये बात कही है, देखिए ये बात तब कही जाती है जब आर्मी से अपील की जाती है, किसी देश की आर्मी से, कोई डिसिडेंट जो बाहर है, चाहे वो शाह हो, कोई भी हो, जो आर्मी से जो अपील करता है कि तुम अब डिवाइड हो जाओ, तुम हमारे साथ हो या उनके साथ, इसका मतलब है कि सिविल वॉर को वो दावत दे रहा है। और बताइए क्या है? सिविल जी वॉर जी। को वो दावत दे रहा है कि अब ईरान में सिविल वॉर हो, सीधे तौर पे। और उसका अंत यही है कि उनके नजरिए से कि रिजीम चेंज हो। और ओके। जिस तरीके से ईरान की जनता आज सड़कों पे आई है खामनेई साहब के समर्थन में, उनके समर्थन में, आज तो जी उनके जी हाँ, जो काउंटर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो काउंटर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वो आपको बताएं तो छोटे छोटे शहरों में, मश्त में हुआ, करमनशाह में हुआ, तेहरान तो छोड़ दिए, तेहरान में तो बहुत बड़ी भीड़ आई, कम से कम 1 मिलियन के ऊपर, उसको मिलियन मैन्स मार्च भी कहा गया। तो तेहरान में जो हो रहा है, लेकिन जो इवन जो जैसे ऐसे इलाके हैं खुरासान वगैरह जो बिल्कुल ईस्ट की तरफ हैं, वहां पर भी ये हुआ, उधर तबरीज में हुआ, ऐसी तमाम जगहों पर प्रदर्शन बड़े बड़े हुए जो इमाम खामनेई का समर्थन उन्होंने रीइटरेट किया। जी लेकिन लेकिन इसमें एक बात मैं फिर से कहूंगा कि जब बात सिविल वॉर की होती है और जब बात आर्मी के डिवीजन की हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो होगा। आईआरजीसी इस समय एक यूनिफाइड फोर्स है, वो अभी अपनी सरकार के साथ, और ये खामनेई उनके साथ है पूरी तरह से। लेकिन अगर ये होता है तो फिर बहुत बड़ा खूनी खेल होगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे आप वहाँ के पत्रकारों से मिले, तमाम ऑफिशियल से मिले, पॉलिटिशियन से मिले, कुछ इस तरह की आपको इनपुट मिली कि ये जो अनरेस्ट डेवलप हो रहा है या पहले भी जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए या जो वहाँ पर हमने असैसिनेशन देखी, हत्याएं देखी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याएं या आर्मी के ऑफिसर्स की हत्या, क्या एक बड़ा मोसाद का नेटवर्क तेहरान में, ईरान में है, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, क्या उसका एक नेटवर्क है? और क्या मोसाद का, आपको ऐसा लगता है एक्सपर्ट के नाते, मोसाद का इस सिविल प्रोटेस्ट में, ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, क्या मोसाद से कोई कनेक्शन है? इस तरह की कोई इनपुट आपको मिली? बिल्कुल, देखिए मोसाद के बारे में वहां एक बहुत ही क्लियर कट एक व्यू था, क्योंकि 12 दिन के युद्ध में भी मोसाद ने अपने एजेंट्स के थ्रू ही सबसे पहले हमला करवाया था, जिसमें साइंटिस्ट, आपने जैसे कहा किलिंग्स हुई साइंटिस्ट का थी। असैसिनेशन हुआ। वो सब क्यों, वो कैसे हुआ? वो इजराइल ने मिसाइल नहीं मारी थी,
वो अंदर ही उन्हीं के यानी जो ईरानियन है, जो रिजीम से नाराज हैं, उन्हीं को मोसाद ने तैयार किया था और उन्होंने अंदर से हमला किया। ये बहुत बड़ी बात। अब दोबारा मोसाद के लोग हैं, सारे लोग खत्म नहीं हो गए, हालांकि बहुत सारे उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, कई लोगों का एग्जीक्यूशन हुआ, फांसी पे भी चढ़ाए गए, लेकिन फिर भी मोसाद का वहां एक एलिमेंट है। और वो एलिमेंट मैं बताता हूं आपको क्या है, शायद पहली बार इसका खुलासा हो रहा है। एक पार्टी है MEK करके, जो अपने को पीपल्स मुजाहिदीन कहती है या रेड मुजाहिदीन कहती है। ये पुराने कम्युनिस्ट हैं जो 1979 में शाह के खिलाफ लड़े थे और आयतुल्लाह खुमैनी की फोर्सेस के साथ मिलकर। उसके बाद फिर आयतुल्लाह खुमैनी से इनका जब वो शाह चले गए तो फिर उनमें आपस में लड़ाई हुई, जो सिविल वॉर झगड़ा हो गया, और ये MEK के लोग वहां छोड़ के चले गए ईरान। फिर इनको मोसाद और CIA ने इनको खड़ा किया। और अभी जो पूरी बात आ रही है कि जो मस्जिदों पे हमले हुए हैं, ये हुए हैं, ये कुछ कम्युनिस्ट थिंकिंग के जो लोग हैं, जो अब MEK। बल्कि आज अमेरिका में एक बड़ी घटना हुई, आज की बात है, LA में, जब प्रो शाह फोर्सेस डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे तो MEK की एक ट्रक आई और उसने वो घुस गई उनके अंदर, क्योंकि उनका इख्तलाफ शाह से भी है। उनका नारा है ना मुल्ला ना शाह, ये MEK का नारा। तो ये लोग, इन लोगों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है जी, और अभी भी निभा सकते। आप मोसाद का नेटवर्क है और अमरीश मिश्रा जो एक्सपर्ट हैं, और जनवरी के शुरुआती हफ्ते में ये ईरान में ही थे, उसके और ये जब हिंदुस्तान लौटे उसके बाद वहाँ पर हालात और बिगड़ने लगे। एक चीज़ और मैं आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आप कह रहे हैं कि जंग हो सकती है, क्योंकि आज स्पीकर ने कहा कि भाई हम अटैक कर सकते हैं, वी कैन बी द फर्स्ट, पहला अटैक हमारी तरफ से भी हो सकता है। क्या अगर मान लीजिए ईरानी अगर हमला करता है या ऐसे हालात ट्रम्प पैदा कर देते हैं, तो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ईरान के चारों तरफ, और उसमें जो जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, UAE है, जिसको हम लोग दुबई भी बोलते हैं, हालांकि दुबई एक एमिरेट्स है उनका, UAE है, फिर इधर कतर है, बहरीन है, ओमान है, सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा देश है, और भी कई देश हैं। क्या ये जो देश हैं, इस्लामिक मुल्क हैं ईरान के चारों तरफ, इनका स्टैंड क्या होगा कि ये फिर अमरीकी जहाज़ों को अपनी ज़मीन देंगे या ये न्यूट्रल रहेंगे, तटस्थ रहेंगे? इसको लेकर कोई इनपुट आपके पास है अगर जंग की नौबत आती है? देखिए, बहुत बड़ा ये सवाल है, और ये उस समय में जब ईरान में था तो इस पे बहुत डिटेल डिस्कशन भी हुआ था पत्रकारों से, एक्सपर्ट से वहां पर। जी। तो अब आप देखिए दो सिनारियो। एक तो ये है कि अमेरिका के जो बेसिस है, मिलिट्री बेसिस, वो इन सब देशों में आपने जिनका नाम लिया, बहराइन में है, UAE में है, अबू धाबी में अलग है, कहीं अलग है, कुवैत में है, कुवैत में है, सऊदी अरेबिया में है, सऊदी अरेबिया में है जी, सऊदी अरब में, और सीरिया में तो वहीं, और इराक सीरिया बॉर्डर पे भी है। तो अब ये जो बेसिस हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अरब देशों में बेसिस हैं, खासतौर पे सऊदी अरेबिया से, कतर में भी बेस, तो ये जो बेसिस हैं, इन पे क्या ईरान हमला करेगा? क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम हमला करेंगे, और 12 दिन के युद्ध में उसने आखिरी हमला ईरान ने वहीं किया था, कतर के बेस पे, जी जी, अल उदैद बेस। चलिए चलते चलते एक सवाल और बता दीजिए। रूस और चाइना, रशिया और चाइना, पुतिन और शी जिनपिंग, जंग होती, ये दोनों कहाँ खड़े हैं? क्या ये पीछे से गोला बारूद देंगे या इनके फाइटर्स आगे आके जंग का मोर्चा संभालेंगे? पीछे से रहेंगे, आगे से रहेंगे, तटस्थ रहेंगे? शॉर्ट में आपके पास 1 मिनट का वक्त है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एक तो वो सीधे नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स तो सीधे आ सकते हैं, ओके, पूरी पूरी तैयारी, और चाइना और रशिया चुपचाप नहीं बैठेंगे। ईरान के बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स, हथियार, बहुत सारी ऐसी चीजें जो अमेरिका को एंटिसिपेट कर सकती है कि अमेरिका क्या करने वाला, जवाब दे सकती हैं, वो चाइना और रशिया के ही हैं। और वो लोग जो हैं पूरा इसमें वहां पर रशियन और चाइनीज एक्सपर्ट्स भी तेहरान में इस समय हैं। ऐसा नहीं कि केवल हथियार, उनके लोग भी हैं, और वो भी मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को कि हम इसको दूसरा वेनेजुला नहीं होने देंगे। ये देखिए, जो एक बात है, तो इससे ये विश्व युद्ध की जो बात है, चलिए विश्व युद्ध की बात लास्ट में आती है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही जाएगा ना, मिडिल ईस्ट में पूरा, जी, मिडिल ईस्ट में तो हो ही जाएगा पूरा, और फिर एक उसको वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने में कितना टाइम लगेगा?
ऐसे ही तो वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। एक छोटा सा जवाब, क्योंकि इजराइल पर भी आप बराबर नजर रखते हैं, क्या इजराइल में एक बहुत बड़ा यहूदियों का तबका है जो जंग नहीं चाहता है, जो नेतन्याहू के खिलाफ है? क्या वहां की कोई इनपुट है आपके पास? जी बिल्कुल, अभी लेटेस्ट इनपुट है कि एक तो वहां पर जो मोसाद का जो एक एक ईरानी आदमी था, मेहदाद करीमी उसका नाम, वो जो वहां से तेल अवीव से बैठ के ईरान के प्रोटेस्ट डायरेक्ट कर रहा था, तो ईरान की एजेंसी हंडाला ने उसको एक्सपोज किया, तो वो पूरा शट डाउन करना पड़ा तेल अवीव को। एक तो ये, दूसरा जो चैनल 12 है और जो हिब्रू वेबसाइट्स है वहां की, जो उनकी भाषा है हिब्रू इजराइल की, तो वहां उसमें वो जो प्रमुख एक नेतन्याहू के बहुत क्लोज इंटेलेक्चुअल हैं और जिनसे मेरी भी बातचीत हो चुकी है, जो उनका नाम है इहुद यारी। तो इहुद यारी जी। ने आज स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि इजराइल में ऐसा लग रहा, इजराइल का ये असेसमेंट है कि अभी तख्ता पलटने की स्थिति तैयार नहीं हुई है, परिपक्व नहीं हुई है। और उन्होंने बल्कि एक ये भी कह दिया कि हमारी एनालिसिस को ज्यादा बहुत आगे बढ़ी हुई थी। इसका मतलब है कि इजराइल के एस्टैब्लिशमेंट में डिवीजन है, क्योंकि ओके। नेतन्याहू के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं वहां पर, आप जानते ही हैं, वो उसकी ठीक वजह है, है ठीक है। बहुत सारी। जी नेतन्याहू के अगर अली खामनेई के खिलाफ वहाँ कुछ लोग हैं जो शाह के लोग हैं, अगर खामनेई के खिलाफ हैं तो इधर नेतन्याहू के भी खिलाफ बहुत से लोग हैं। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि इजराइल के एक्सपर्ट्स, इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट यानी वहाँ की सरकार में दो पार्ट हैं, एक चाहते हैं जंग हो, एक चाहते हैं जंग ना हो, इससे नुकसान होगा। तीसरी बात, जो सऊदी अरब सबसे बड़ा मुल्क है, उसकी यूएई, हम दुबई कह सकते हैं, दुबई से खटपट हो गई, और इसलिए खटपट हो गई क्योंकि वहां पर मोसाद का बेस जो है मजबूत हो रहा था। तो सऊदी अरब ने एक नए तरह के समीकरण मध्य एशिया में बना दिए। अगर सऊदी अरब, जिसको हम अमेरिका का अलाई, अमेरिका का साथी देखते हैं, अगर वो दूर हो रहा है अमेरिका से, तो कहीं ना कहीं ईरान की एक पेशबंदी कर रहे हैं बड़े, उसमें मुल्क हैं, टर्की है, उसमें सऊदी अरबिया है, उसमें और बहुत से मुल्क हैं जो सामने आ रहे हैं। लेकिन एक चीज इन्होंने कही है कि रशिया और चाइना, ये अभी तक गोला बारूद, अभी तक हथियार, टेक्नोलॉजी ईरान को दे रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि ईरान को कहीं पार्ट टू, वेनेजुएला का पार्ट टू ना बना दें ट्रम्प। जो उन्होंने हरकत लैटिन अमेरिका में की वो मिडिल ईस्ट में ना करने, इसको लेके सब चौकन्ने हैं। और जंग जो है उसमें कूदना ट्रम्प के लिए इतना आसान नहीं, भले ही मुहाने पर ये जंग हमको खड़ी दिखती है। फिलहाल आने वाले जो समय है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे बड़ा रोल इसमें ईरान की आर्मी का होगा, कि वो ईरान की आर्मी खामनेई के साथ रहती है या प्रोटेस्टेंट्स के साथ मिल जाती, जनता के साथ जाती है, या फिर वो खामनेई के साथ जाती है, या वो बैरक में रहती है, सड़कों पर नहीं आती। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। अमरीश भाई, आप आए और जितनी जानकारी आपकी है, मुझे लगा कि मैं आपके साथ इंसाफ नहीं कर पाया। आपसे कम से कम 1-1.5 घंटे की पॉडकास्ट होनी चाहिए, लेकिन मैं पॉडकास्ट करता नहीं, मैं रोज की खबरें करता हूं। लेकिन फिर भी आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप इन डेवलपमेंट्स को देखते रहें, क्योंकि कभी भी स्थिति विस्फोटक हो सकती है और तब हमारे दोस्तों को आपकी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच मिस्टर मिश्रा, थैंक यू सो मच।